नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य उपल, इस कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त। जैसा कि आप सब जानते हैं, शख्सियत के इस प्रोग्राम में हम आपकी हर एपिसोड में मुलाकात करा रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक नई शख्सियत से। तो आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री सुनील वैश्य जी से, जो IIA इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो आज इस कोविड-19 संक्रमण काल में देश में इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है, हम किस तरीके से अपने उद्योग को स्थापित कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने उद्योगों को, रुके हुए उद्योगों को पुनः संचालित कर सकते हैं, क्या क्या राष्ट्रीय योजनाएं हमें सपोर्ट करती हैं, ये सब बातें हम उनसे जानेंगे आज के इस एपिसोड में। आप हमारा ये प्रोग्राम लगातार देख रहे हैं। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फॉरवर्ड कीजिए। आप मुझे मेरे फेसबुक आईडी पर आदित्य उपल पर सर्च कर सकते हैं, मेरे ट्विटर हैंडल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें vyomfilmproductions@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं श्री सुनील वैश्य जी से। सुनील जी, आपका इस शख्सियत के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो इंडस्ट्री को लेकर के आज जिस तरह से हमारा देश ही क्या पूरी दुनिया इस कोविड-19 की महामारी से, वैश्विक महामारी से जूझ रही है, इंडस्ट्री इस समय किस स्थिति में है? पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने चर्चा में हमें आमंत्रित किया है। इसमें कोई शक नहीं कि ये ऐसी महामारी और ऐसा वक्त दुनिया ने कभी नहीं देखा आज तक। मैं समझता हूँ कि अधिकांश देश, 200 से ऊपर देश आज कोरोना के महाप्रकोप के गिरफ्त में है और बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियां घुटने पे आ चुकी हैं। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत 130 करोड़ की आबादी का देश है और हमारी इकोनॉमी 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित होती है: कृषि पे, उद्योग पे और सर्विस सेक्टर पे। जहाँ तक कृषि का मामला है, कृषि का मामला उतना शायद अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि कृषि की अपनी प्रक्रिया है, वो चल रही है। आज कटाई का सीजन है, आने वाले समय में 2-3 महीने खेत खाली रहते हैं, उसके बाद और फसलें उगाई जाती हैं। वो तो विषय अपनी जगह पर है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट के अंदेशा नहीं नजर आता है। लेकिन जहाँ तक मैं उद्योग जगत की बात करूँ और सर्विस सेक्टर की बात करूँ तो ये बुरी तरह प्रभावित होने जा रहे हैं। वैसे भी आपने कुछ महसूस किया होगा, पिछले 1 साल से आर्थिक मंदी का एक माहौल पूरे देश में व्याप्त है और दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की विकास दर को लेकर अपनी अपनी प्रोडक्शंस की हैं, जो करीब करीब 8-9% तक पहुंची थी। वो इस वर्ष 2.5%, 2% का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन आज के स्थिति में जो हालात लॉकडाउन के पीरियड से गुजर रहा है, यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि शायद हमारी विकास दर 0.5% रहे या उससे नीचे भी रह सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितने दिन और लॉकडाउन चलता है। तो नो डाउट इसकी वजह से देश का आर्थिक पहिया आज चक्का जाम होने की कंडीशन पे आ गया है और बहुत बड़ी समस्या रोजगार को लेकर भी हो। क्योंकि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें, कंज्यूमर गुड्स देखें, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, रियल एस्टेट है, इन पे तो शायद बहुत समय तक अभी कोई भी तवज्जो नहीं देगा क्योंकि जो आम जरूरियात की चीज़ें हैं, हाउस होल्ड जो हमारी आवश्यकता न्यूनतम होती है, तो उसके उद्योग तो संचालित रहेंगे। लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, इनको गहरा धक्का लगने का अंदेशा है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक संक्रमण काल होगा इस देश के लिए, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए, कि कौन कैसे से निकल के आता है। 2 तरीके की चीजें सुनील जी चल रही हैं। एक तरफ एक सोच ये है, कुछ लोग इस दिशा में बात कर रहे हैं कि जान है तो जहान है, और एक सोच दूसरी तरफ ये भी चल रही है कि जान बचे या ना बचे लेकिन आर्थिक चक्का घूमता रहना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत पीछे चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं होगा, हम दुनिया से पिछड़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस समय हिंदुस्तान को किस दिशा में जाना चाहिए? देखिए, इसके प्रत्यक्ष 2 उदाहरण हैं पूरे विश्व के अंदर में। एक अमेरिका, जिसने इसके महत्व को कम समझा, जान के महत्व को, और उन्होंने अपनी आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा तवज्जो दी
लॉकडाउन का निर्णय काफी देर से लिया गया, आज वहाँ स्थिति सबसे आप भयावह है, आप समझ सकते हैं। जबकि वो शक्तिशाली देश जहाँ पर की स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय हैं, वर्ल्ड में शायद एक बहुत ही बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उनके पास में हैं, वो आज उसको संभालते नहीं जा रही है। अगर भारत ने ये डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय से ना लिया होता, तो मैं समझता हूँ कि आज भारत देश बहुत ही अमेरिका से कहीं बुरी स्थिति में होता, और हमारा ढांचा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेडिकल हमारी जो जितनी भी एक्सपर्टीज है, उसको संभाल ना पाती। तो जब जान ही ना होती, लोग इस तरह से मर रहे होते लाखों की तादाद में, तो आर्थिक बातों को करने का कोई औचित्य नहीं था। आप देखें धीरे धीरे दूसरे देशों में, मैं कोरिया का उदाहरण लेना चाहूंगा। दक्षिण कोरिया ने अपने हेल्थ के इश्यूज को ज्यादा तवज्जो दी अपने आर्थिक हालत से। भारत ऐसा उदाहरण है जिन्होंने हेल्थ और लोगों की सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी दी। नतीजा है कि आज इतने समय के 2 माह करीब होने जा रहे हैं इस पूरे महामारी को उत्तर भारत में। अभी हमारा आंकड़ा बहुत कम है अगर आप पूरे विश्व की तुलना में देखें। शायद वहां पे मृत्यु का आंकड़ा जो है वो हमारे संक्रमित का आंकड़ा उससे भी कम है। तो ये बहुत बड़ी सफलता मैं मानूंगा कि 125 या 130 करोड़ की आबादी के देश में इस तरह से इसको जो कंट्रोल किया इस सरकार ने और इस पूरे सिस्टम ने, ये काबिल तारीफ है। और इसकी आप दूसरा उदाहरण आप दक्षिण कोरिया का देखें। दक्षिण कोरिया ने अपने लॉकडाउन को बहुत टाइमली इम्प्लीमेंट किया और साथ साथ बहुत एजुकेट किया अपनी सारी पॉपुलेशन को, और उसका नतीजा ये है कि आज सबसे लीस्ट अगर कोई अफेक्टेड कंट्रीज में है तो साउथ कोरिया आती है। साउथ कोरिया का मॉडल अपने आप में बहुत से दुनिया के लोगों ने अपनाया है। तो लिहाजा अगर आप लॉकडाउन समय से नहीं लगाएंगे या ये सारे मेजरमेंट जो भारत सरकार ने लिए अगर नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़े भंवर जाल में देश फंस जाता और शायद हम इससे निकल भी ना पाते। सुनील जी, आपने तो इंडस्ट्रीज को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संभाला है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश की जनता पहले 22 तारीख को एक जनता कर्फ्यू, उसके बाद 3 दिन का उत्तर प्रदेश का लॉकडाउन, फिर 21 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, और उसके बाद 19 दिन का दूसरा लॉकडाउन भी खत्म होने को आ रहा है, खत्म हो गया है। अब हम तीसरे लॉकडाउन में प्रवेश कर रहे हैं। तो इतना लंबा लॉकडाउन का पीरियड, आपको क्या लगता है एक छोटा मझोला व्यापारी या एक छोटा उद्यमी जो एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता था, हो सकता है बड़ा उद्यमी अपने आप को सरवाइव कर ले जाए, लेकिन एक छोटा मझला व्यापारी और एक छोटा मध्यम वर्गीय उद्यमी जो अपना उद्योग किसी तरीके से चलाता था, अपने काम चलाता था, 10-20 परिवारों का पेट भी भरता था, वो किस तरीके से सरवाइव कर पाएगा? देखिए एमएसएमई में जो माइक्रो लेवल के इंडस्ट्रीज या ट्रेड हैं, उनकी लिक्विडिटी का हालत ये होता है कि शायद उनके पास 1 महीने की लिक्विडिटी भी नहीं होती है, और वो अपना, वही कहावत है कि रोज कुआं खोदना रोज पानी पीने के समान उनका व्यापार का पैटर्न होता है। ये 90% पैटर्न बता रहा हूँ मैं। एमएसएमई की खासकर जो माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री है उनका हाल होता है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब 45 दिन हो रहे हैं आज की तारीख में, 45-44 दिन के आसपास हो जा रहे हैं, क्या स्थिति बनी होगी। आप समझ सकते हैं उनके ऊपर में वेजेस का बर्डन भी है, उनके ऊपर में बिजली का मिनिमम चार्जेस का बर्डन भी है। उन्होंने जो भी लोन लिए होंगे अपने वर्किंग कैपिटल के, अपने टर्म्स लोन के, वो सारे उनके ऊपर में आयद है। उनके ईएसआई प्रोविडेंट फंड जितने भी सरकारी देता है उन पे बनी हुई है, और साथ साथ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो उनके घर के भी बनी हुई है। ऐसे केस में जब आमदनी ना हो और पूरी तरह से आमदनी ठप हो जाए, तो आप कुछ आसान लगा सकते हैं कि ऐसे में उद्योग कैसे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब मैं समझता हूँ अभी लॉकडाउन का पीरियड खत्म नहीं हुआ है, ये एक्सटेंड होना है अभी फिर, अगर हालात काबू में नहीं रहे। और आप बड़े मजे का तथ्य मैं बताना चाहूंगा, जितने भी रेड जोन में जितने भी शहर जिले पूरे भारत में हैं, वो सारे औद्योगिक शहर हैं, और ग्रीन जोन में जितने भी शहर हैं वो लगभग वहाँ पे इंडस्ट्री का प्रभाव ना के बराबर, वहाँ पे ना के बराबर इंडस्ट्री। तो जो हमारे देश का जो पहिया है, जो बड़े बड़े शहर संभालते हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, अहमदाबाद हो, कानपुर हो, नोएडा हो, ये सारे बड़े बड़े औद्योगिक आस्थान जो है ठप पड़े हुए हैं, जो देश की टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट का 90% नहीं से देते। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे उद्योग जो बड़े उद्योग पे आधारित भी होते हैं और जो छोटे छोटे मार्केट पे होते हैं, उनका हाल सुनील जी, एक प्रश्न मेरा आपसे ये है
चूंकि आपने इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देखा और इंडस्ट्री को एक तरह से अपनी भी आपकी इंडस्ट्री, आप उसको भी कवर करते हैं, आप पूरे देश की इंडस्ट्री को आपने संभाला है। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, अब जब हम लॉकडाउन 3 में प्रवेश कर गए, पहला आर्थिक पैकेज एक सरकार की तरफ से दिया गया। अभी जो आपने प्रश्न उठाया कि वो व्यापारी या वो उद्यमी बहुत परेशान होगा, वो किस तरीके से अपने कामों को चला रहा होगा। सरकार जो बहुत असहाय वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनके लिए उनको राशन की व्यवस्था भी कर रही है, उनको पैसा भी उनके अकाउंट में भेज रही है। जो सरकारी कर्मचारी है, उनको उनका तनख्वाह उनको मिल ही रही है। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो सामान को बनाता है और एक जो व्यापारी उस सामान को बेचता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ये उसके सूत्रधार हैं। टैक्स कलेक्टर कहे जाते हैं और टैक्स प्रोड्यूसर कहे जाते हैं इनफैक्ट। तो अगर इनको कोई भी सहायता, आप सरकार से क्या सहायता की अपेक्षा करते हैं? क्योंकि अभी तक सरकार ने इन दोनों वर्गों के लिए किसी भी सहायता की घोषणा प्रैक्टिकल नहीं की है। वो उनकी ईएमआई को पोस्टपोन ज़रूर किया, लेकिन उसका इंटरेस्ट उनके ऊपर में चार्ज हो रहा है। बिजली के बिल उनके जा रहे हैं, फैक्ट्री के, एस्टेब्लिशमेंट के, दुकानों के किराए उनके जा रहे हैं। उनको अपने स्टाफ को सैलरी भी देनी है। तो इसमें आप क्या सरकार से आशा करते हैं कि जो दूसरा पैकेज सरकार दे, उसमें सरकार को क्या व्यापारी और उद्योग के लिए कुछ मदद करनी चाहिए? देखिए, सरकार की परेशानियां भी हम समझ रहे हैं। सारे उद्यमी, उद्योग जगत इस बात को भी समझ रहा है कि अगर हमारे साथ परेशानी है तो सरकार के साथ भी कहीं ना कहीं कठिनाई है ही है। जब आप देख रहे हैं कि 40-45 दिनों से कोई राजस्व की प्राप्ति सरकार को नहीं हो रही है, राजस्व उनके भी स्थगित है, उनको मिल जाएंगे अपने, लेकिन हमारा उद्योग तो बिल्कुल भी इस कंडीशन में है कि उसका राजस्व, उसका जो भी इनकम है वो जीरो हो चुकी है। अब सरकार से उम्मीदें तो उद्योग जगत ने बहुत सी लगाई हैं, खासकर एमएसएमई सेक्टर में, क्योंकि अभी कोई बहुत कॉन्क्रीट पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ है। हमारे 3-4 मेन इश्यूज हैं। पहला इशू तो हमारे वेजेस का है कि अभी हमारे पास जो वेजेस हमने अभी मार्च की वेजेस दी है, जिसमें कि 8 से 9 दिन का वेजेस हमने एक्स्ट्रा जो काम नहीं हुआ था उसका पे कर दिया है। अब प्रश्न चिन्ह है कि हमारा जो अप्रैल का वेजेस जो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख मई को अभी लागू होगा, उस पर क्या स्थिति रहेगी। सरकार से हम चाहेंगे कि उसमें अपना एक तो पहली बात स्पष्ट रुख दें कि जब उद्योग नहीं संचालित है तो उनका कैसे समाधान किया जाए। व्यवहारिक समाधान देना होगा, केवल कह देने से कि आपको 100% वेतन देना है, ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जी। उद्योग के हाथ खाली हैं। और साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो हमारे पर इंटरेस्ट बर्डन है, अब हमारे बहुत से इंडस्ट्रीज के पास में रेंट पे इंडस्ट्री के परमिशन होते हैं, जिन पे कि रेंट काफी, हालांकि रेंट तो अपना म्यूचुअल मामला है, एक मकान मालिक और एक किराएदार के बीच में। लेकिन उस लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर खर्चा तो है ना, भले उसका म्यूचुअल है, लेकिन उसका इंडस्ट्री का खर्चा तो जा ही रहा है। उद्योग के परिसर हैं, दुकान है, इस्टेब्लिशमेंट है। अब किराया का मामला जो है मकान मालिक और किराएदार के बीच का मामला है, ये म्यूचुअल मामला है, सरकार इसमें बहुत ज्यादा कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है। लेकिन सुनील जी, लेकिन बिना जहाँ बीच तक में इंटरेस्ट की बात है, मैं एक चीज बीच में टोकना चाहूंगा कि वो ठीक है म्यूचुअल मामला, लेकिन उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खर्चा तो पड़ ही रहा है ना। क्या ये बात अपनी जगह पर है कि अगर आप इसके इसके रेंट के खर्चे को देख लें, उसके इंटरेस्ट को बर्डन को देख लें, उसके बिजली के मिनिमम चार्जेस देख लें और वर्कर की सैलरी को देख लें, तो ये इतना बड़ा खर्चा है जो बिना उद्योग को संचालित करे उसे पे करना है। ऐसी स्थिति में वह तो बैंकरप्ट हो जाएगा वो। जब लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत से उद्योग किसी तरह से बंद भी हो जाएंगे और बहुत से उद्योग संचालित करने की अवस्था में नहीं रहेगी। तो सरकार के से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी कम से कम ये एमएसएमई के लिए, छोटे उद्योगों के लिए कुछ पैकेज जरूर देना चाहिए, जिसमें कि मुख्य बातें हैं हमारे सैलरी का कुछ हिस्सा। हमने अभी ऐसे 40 देशों के स्टडीज अपने साथ में लिए हैं यूरोपियन यूनियन के, जिसमें गवर्नमेंट ने सैलरीज का काफी बड़ा हिस्सा अपनी तरफ से दिया है। मैं जर्मनी का हिस्सा लूँ, जर्मनी का एक उदाहरण है कि उन्होंने 1/3 वेजेस को माफ कर दिए, ताकि नहीं मिलेंगे। 1/3 वेजेस गवर्नमेंट ने पे की है, 1/3 वेजेस इंडस्ट्री ने पे की है। जी। स्वीडन की बात करें तो उन्होंने करीब 40% के आसपास वेजेस जो है उद्योग को देने के लिए, और बहुत से देशों ने तो वेजेस को हाफ कर दिया। हाफ के हिसाब से भी उन्होंने 25% वेजेस सरकार ने वहन किए, 25% उद्योग ने वहन। जी। ये केवल अभी 1 माह के लिए किया है। हाँ अगर जी। ये लॉकडाउन मई के महीने में चलता है तो उसकी स्थिति का आकलन वो लोग बाद में करेंगे, क्योंकि लगातार 2 महीने अगर लॉकडाउन में उद्योग बंद रहा तो ये भी शायद संभव नहीं हो पाएगा। हाँ जी। लेकिन साथ साथ ये भी बात जरूरी है कि जो हमारे कामगार हैं, हमारे जो श्रमिक साथी हैं, उनका घर भी चलना चाहिए, उनके सामने भी परिवार है, उनकी रोटी रोजी की भी समस्याएं हैं।
तो उद्योग और श्रमिकों के बीच का ये मामला है। हमको समझ में आता है कि शायद उद्यमी भी इस तरह बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है कि अपने श्रमिक भाइयों के साथ भी उनको ऐसा दिया जाए कि वो अपने को जीवित रख सकें और अपने घर के खर्चों को निकाल सकें। और सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि इस दिशा की तरफ सरकार को कोई पैकेज लाना चाहिए वेजेस के मामले में, जिससे कि ये समस्या फिलहाल जो है आने वाले समय में हम सॉल्व कर सकें। हमारा देश पूरा कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मीडिया पार्टनर्स हैं, सफाई कर्मी हैं। मैं तो कहता हूँ जो एक उद्यमी है, वो भी कोरोना वॉरियर है। आज जिस तरीके से लॉकडाउन का 40-45 दिन का पीरियड खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है, और आपने किस तरीके से उद्योग को चलाया है और समाज में एक आपूर्ति को निर्बाध रूप से अबाधित रूप से उसकी सप्लाई चेन को बरकरार रखा है। तो ये आप किस तरीके से कर पा रहे हैं? इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी सप्लाई चेन टूटी नहीं है अभी तक। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस संकट में सबको साथ मिलकर काम करना होगा। जिस तरह से हमारे चिकित्सा कर्मी, पुलिस बल, मीडिया के लोग अपने रात को लगाए हुए अपने संकट के साथ में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। वैसे उद्योग के भी सप्लाई चेन को मेंटेन रखने के लिए, जो आवश्यक वस्तुओं की इंडस्ट्री को चलाने के लिए आगे आए हैं। आप देखेंगे दूध की आज कोई कमी नहीं है, आटे, मसाले, दाल, चावल, इन सब की कोई भी इस समय शॉर्टेज नहीं है कहीं पर भी। उद्योग ने उनको संचालित किया, कैसे भी करके संचालित किया और उस सप्लाई चेन को मेंटेन किया। साथ साथ गवर्नमेंट, भारत सरकार को बहुत बड़ी राशि उद्योगों ने मिलकर सहायता कोष में भी दी है। अभी आईए की बात करूं तो आईए ने अपने लगभग 40-42 जिलों में कम्युनिटी किचन चला रखी हैं, आज भी चला रखी हैं। और कानपुर में तो करीब 1,500 से 2,000 लंच पैकेट हमने श्रमिकों को और श्रमिकों के परिवार को और आसपास जो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं फैक्ट्रियों में, उनको प्रोवाइड किया है। हम लोगों ने जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको माना जी के निर्देश पे हम लोगों ने उनको राशन किट भी बांटे हैं बड़ी मात्रा में। हमने हैंड सैनिटाइजर, मास्क और बहुत से सामान पुलिस बल को प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि वो सबसे खतरे में वही रहते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए भी बहुत से काम किए। तो ये काम हम लोग करते आ रहे हैं, जो हमारा फर्ज है हमने करना ही है। और साथ साथ हमने सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए बड़ी मात्रा में परमिशनें ग्रांट करी हैं और उद्योग आज चल रहे हैं कानपुर में आवश्यक सप्लाई को मेंटेन किए हुए। न केवल कानपुर में, आसपास के कई लंबे लंबे क्षेत्र में भी आप जाएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर आप बुंदेलखंड रीजन देंगे, सारी सप्लाई को मेंटेन करने का काम कानपुर आज बड़ी मजबूती से कर रहा है। तो मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रशासन का भी। प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया और हमारे उद्यमियों को भी, उद्योगों ने मिलकर कम से कम संकट में अपनी सप्लाई चेन को मेंटेन रखा। सुनील सर, आप उत्तर प्रदेश में बेस्ड हैं, कानपुर में बेस्ड हैं, और आप पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को आपने देखा है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय इंडस्ट्री में क्या कुछ कर रही है? क्या सहयोग आपको मिल रहे हैं? और एक प्रश्न और बहुत इम्पोर्टेंट अभी आता है कि अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इस कोरोना के संकट को अवसर के रूप में लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये अवसर को हम इसको किस तरीके से ले सकते हैं? जब पूरा देश परेशान है, आदमी की जान जोखिम में पड़ी हुई है, तो हम इसे अवसर के रूप में कैसे ले सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मैं बहुत प्रशंसा करूंगा। उन्होंने पूरे संकट को बहुत ही मजबूती से निभाया है और इतनी कड़ी मेहनत के बाद आज उत्तर प्रदेश इतने बड़ी आबादी का राज्य है, 22-23 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे यहाँ अभी भी 2,500 के से कम की संख्या अभी तक हमारे यहाँ है। और आप देखें, लगभग हर जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक तरह से काम कर रही हैं, सप्लाई चेन मेंटेन है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, जहाँ तक उद्योग की जहाँ तक बात है, उद्योग के संबंधित जितने भी मंत्रीगण हैं, उनके साथ हम लोग की लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस होती रही है। लगभग सारे मंत्रियों ने उद्योग को सपोर्ट किया है उनके सारे इश्यूज पे। और है बहुत बड़ी बात तो जो निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है लेबर्स का, जो महाराष्ट्र और एनसीआर रीजन में, गुजरात में और राज्यों में यहाँ से बड़ी मात्रा में मजदूर इन आर्थिक गतिविधियों को वहाँ चलाने का काम करते हैं, जो अभी फिलहाल वापस लौट आए हैं, कुछ लौटने की कगार पे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इतने 2 लाख मजदूरों को यहाँ काम देंगे और हम उद्योग को कामगारों के पास ले जाएंगे। ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित हो और वहाँ के लोकल मजदूरों को काम मिलने लग जाए तो उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास भी होगा।
दूसरा एक मौके के रूप में भी बात कही है, जैसे कि औद्योगिक विकास मंत्री ने भी इस बात को कहा कि हम टर्नकी बेसिस पे या प्लग एंड प्ले बेसिस पे जो हमारे SEZ पड़े हुए हैं उसमें हम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, कि बहुत बड़ा निवेश आने की संभावना है। आप देखें, दुनिया में चीन से आज खटास लोगों के मन में बहुत ज्यादा हो चुकी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। सभी ने धीरे धीरे चीन से अपना निवेश को वापस लेकर इन देशों की तरफ मोड़ना है, जिससे प्रमुख रूप से भारत को उन्होंने टारगेट किया है, मलेशिया टारगेट किया है, कंबोडिया है, उसके अलावा वियतनाम है। ऐसे बहुत देशों को मौके मिलने की संभावना है, और हमारी सरकार इस बात को समझ भी रही है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल तक ले जाना जरूरी है कि ये कोविड-19 के संकट के बाद एक मौके को भी बुना सके। अभी चीनी आयात से हम बहुत निर्भर हैं, चाहे हमारे जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट्स हो, चाहे हमारे जितने भी आज कोरोना में चाहे मास्क हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे किट्स हो, हम सब चीन पर निर्भर हो रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए। हमें ऐसे टेक्नोलॉजी को लेने के लिए ताइवान और कोरिया की मदद लेनी चाहिए, अमेरिका की मदद लेनी चाहिए, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह की चीज़ों का आयात चीन से या किसी और देश से करें। तो मैं इसको मौके के रूप में भी देखता हूँ। तो शायद ये सारे बादल छटने के बाद में एक बहुत बड़ा मौका इस देश के सामने होगा, उद्योग के सामने होगा। अगर हमने सही तरीके से अपने काम को किया, सही तरीके से अपने पत्ते फेंके, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निवेश भी भारत में आएगा और औद्योगिक परिदृश्य बिल्कुल बदल जाने की संभावना नजर आती है। क्या आपको लगता है कि भारत का जो सिनेरियो अभी तक रहा है, अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से इंडस्ट्री को सहयोग मिले हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं मिले, जो भी सहयोग मिलते रहे आप उसको बेहतर जानते होंगे। क्या हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियां निवेश के लिए आएंगी उन पूर्ववर्ती अनुभवों के आधार के ऊपर? देखिए, अब चीजें बहुत पहले से बदली हैं आदित्य जी। पहले के मुकाबले हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंक है वो गिरा है। मैं एक सूचकांक की बात नहीं करता हूँ, लेकिन सच में आप देखें, बहुत सी राज्य सरकारों ने भी और बहुत से केंद्र शासित प्रदेशों ने भी इंडस्ट्री लगाने में सहूलतें बहुत प्रदान करी। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सिस्टम पे अब आपको अनुमति मिल जाती है, एक सर्टिफिकेशन हो जाता है आपका, आप चाहे तो उद्योग संचालित करिए और 2 साल के बाद में आपकी अनुमति मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और बड़े बड़े आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहाँ तक वालों को, तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डिफेंस कॉरिडोर की जो प्रक्रिया चल रही है, और ना केवल ये प्रक्रिया चल रही है, बहुत तेजी से चल रही थी अब तक, और बड़ी मात्रा में जमीनें एक्वायर की जा चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि डिफेंस जो एक्सपो हुआ लखनऊ में, उसका परिणाम अब आना है हमारे सामने। ऐसे बहुत से विदेशी निवेशक हैं जो आकर्षित हुए हैं उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में। ये बहुत बड़े मौके के रूप में देखता हूँ। अगर हमारा ईस्टर्न एक्सप्रेस वे भी डेवलप होने के कगार पे है, वो लगभग नवंबर दिसंबर में हैंडओवर हो जाएगा। उसके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी जो हमारा शिलान्यास हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हाईवेज, इंडस्ट्रियल टाउन और अलग अलग इंटीग्रेटेड टाउनशिप हैं, वो डेवलप होने की प्रक्रिया चल पड़ रही है। अगर ये हम ठीक से करते रहे तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में निवेश ना आए। कारण क्या है कि 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश, जिससे दिल्ली से जिसकी निकटता हो, हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी हमारा बन के तैयार हो गया, जो अमृतसर से कलकत्ता को जोड़ रहा है। एक्सप्रेस वे का जाल बिछ जाएगा, और डिफेंस कॉरिडोर के अलग अलग नोड्स हमारे हैं, 5 जिले हैं जो इसमें जुड़े हुए, उनमें औद्योगिक बड़े बड़े आस्थान स्थापित होने जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत सकारात्मक रूप से इस पूरे दृष्टि से देख रहा हूँ कि अगर ये चीजें हमारी समय से सही चलती रही, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश के मुकाबले एक औद्योगिक प्रदेश की तरफ बढ़ता दिख रहा है मुझे। अगर ये सब सही तरह से सरकार द्वारा होती रही, तो कोई वजह नहीं बनता है कि निवेश यहाँ ना आए। सुनील जी, एक चीज़ ये बताइए कि हम गवर्नमेंट भी हमारी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो बार-बार नई स्टार्टअप्स, नई औद्योगिक इकाइयाँ लगाने पर जोर दे रही है। तो आप किस तरीके से एक नया बच्चा जो पढ़ कर के आता है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि वो खुद से नौकरी देने वाला बने, नौकरी लेने की लाइन में खड़ा ना हो। तो आप किस तरीके से उनको सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से एक अपना उद्योग स्थापित कर सकता है और उसमें क्या मदद आईआईए की तरफ से उसको प्रदान की जा सकती है या सरकार की तरफ से मिल सकती है, और वो उसको अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो वो किसके पास जाए? जब मैं ग्रेजुएट हुआ और मैंने उद्योग लगाने की सोची, तो दुर्भाग्य से उस समय
कोई सपोर्ट नहीं था इन उद्योग लगाने के लिए। आज परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। आज बहुत से सरकारी योजनाएं हैं जिसमें कि उद्योग को कर्ज भी मिल जाता है, जमीनें मिल जाती हैं और बहुत से सपोर्ट मिल जाते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। जहाँ तक स्टार्टअप की बात हो तो स्टार्टअप के सारे प्रोग्राम में मैं कुछ खामियां भी पाता हूँ सरकार की तरफ से। ये बड़ा कठिन और दुरूह रास्ता है। अगर सरकारी इमदाद चाहिए आपको स्टार्टअप के लिए तो बहुत मुश्किल मुझे लगता है। इसमें कुछ ढिलाई करने की आवश्यकता सरकार को। आप देखिए इस देश के अंदर में युवा, हमारे जितने भी इंजीनियर्स हों, चाहे वो एमबीए के लोग हों, बड़ी मात्रा में स्टार्टअप देश में सफल हुए। चाहे आप ओला उबर की बात करें, ओला की बात करें, चाहे स्विगी की बात करें, जोमेटो की बात करें, ऐसे बहुत से, बायजूस हैं, ये सारे ऐसे युवा उद्यमी हैं जिन्होंने इस स्टार्टअप को सच्चाई तक पहुंचाया है। और कोई वजह नहीं बनती है कि आज के मुकाबले, पहले के मुकाबले आज उद्योग स्थापित करने के लिए सपोर्ट बहुत है, लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। पहले के मुकाबले चैलेंजेस इसलिए ज़्यादा है कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत पर्टिकुलर रहना होगा फाइनेंस के मामले में। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन के जो एरा थे पहले वो अब नहीं रहे। बहुत ही थिन मार्जिन में काम करने का समय है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आप सफल हो सकते हैं। अगर जरा से भी ढील दी तो आप बहुत जल्दी असफल भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो अवसर मिलेंगे हमको इस स्टार्टअप को बनाने के लिए, वो हमारे ना केवल रोजगार को मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर वो एक लड़का आईआईटी से या एसबीटीआई से पास करने के बाद में एक उद्योग लगाएगा तो निश्चित बात है एक तो उद्योग अपना अपना एक जॉब तो वो छोड़ेगा ही छोड़ेगा और 20-25 जॉब को पैदा करेगा। और इसी सिद्धांत से आईए ने भी अपने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। हमारे पास बाकायदा एक सपोर्ट सेल है जहाँ पे उद्यमियों को हम प्रोजेक्ट प्रोफाइल, फाइनेंस कैसे दिया जाए, कैसे मार्केटिंग सर्वे किया जाए, उनको सपोर्ट करते हैं। हम समझते हैं कम से कम 500 से 600 ऐसे सक्सेसफुल स्टार्टअप या उद्योग को आईए द्वारा दिशा निर्देश मिले हैं, गाइडेंस मिले हैं और जो आज बड़ी सफलता से चल भी रहे हैं। तो ये सबको करना होगा, क्योंकि जिसके बिना किए इस पूरे देश की आबादी को रोजगार दे पाना संभव नहीं है। सभी अगर नौकरी के कतार में खड़े होंगे तो नौकरियां इतनी है नहीं, और नौकरियां इतनी है नहीं तो आप कहाँ से नौकरी पाएंगे। अगर आप उद्योग स्थापित करेंगे और अपने को एक्सपोर्ट की तरफ ले जाएंगे तो इस देश में निश्चित रूप से रोजगार की भी और राजस्व की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। सुनील जी, आपका मैंने बहुत वक्त लिया, मुझे पता है इस समय आपका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है और आपने इतना समय शख्सियत कार्यक्रम के लिए निकाला। मैं बस अंतिम बात आपसे एक ये कहना चाहूँगा कि आज जब देश इस संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, कहीं-कहीं लोगों पर खाने की भी समस्या है, आप देश से क्या अपील करना चाहेंगे? आईआईए हमें अध्यक्ष के चाहिए, नाते, निवर्तमान अध्यक्ष के नाते से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं इस समय मानवीय भावनाओं को बहुत महत्व देता हूँ। हर आदमी को जो सक्षम है उसे जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। आपका कामगार हो, आपके पड़ोस में रहने वाला हो, सड़क में चलने वाला कोई कामगार हो, कोई भिखारी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आज साधन नहीं है अपने जीवन यापन के लिए, उन्हें जितनी मदद हो सके आपको दिल खोले करनी चाहिए। क्योंकि ये केवल यही संदेश हम देना चाहेंगे कि हम अगर लोगों का हाथ पकड़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई आदमी भूखा रह सकता है। अगर आप पड़ोस में ध्यान रखें कि कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जिसको जरूरत हो हमारी, हम उसे दे सके। इस समय बहुत ही विनम्रता से मैं कहूँगा कि लोग अपना दिल खोलें, अपने संसाधनों का खोलें और अपने आसपास के लोगों को, अपने से गरीब तबके के लोगों की पूरी मदद करें। उद्यमियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने वर्कर्स का भी ख्याल रखें, उनका भी खाने पीने की क्या व्यवस्था है उससे पूछते भी रहें और उनसे जो बन पड़े हम उनके जीवन यापन के लिए जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और सबसे आखिर में हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं इस पूरे कोविड-19 के, उनको बहुत ही हृदय से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। उनका एहसान आप चुका नहीं सकते हैं। आपकी सुरक्षा में जो 24 घंटे अपनी जान पे खेल के आपको स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, पुलिस बल जो पूरे इस मानवीय चेहरे के साथ में 40 दिनों से पेश आई है, उससे उनकी छवि बहुत सुधार आया है और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं प्रेस मीडिया को भी बहुत तारीफ करूंगा कि उन्होंने जान पे खेल के हमको सारी खबरें पहुंचाई। ऐसे बहुत से लोग जो आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से चलाने के लगे हैं, उन्हें हम जी भर उनका हमको आदर करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदित्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप भी अपने पत्रकार के रूप में आज मुझे दिखाई दिए और आपने बहुत ही सारगर्भित प्रश्न किए हमसे, जो पूरे उद्योग और उद्योग जगत की सारी बातों को निकाल कर सामने लाने का काम किया आपने। धन्यवाद।
सुनील जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक आखिरी बात एक और बता दें कि अगर कोई नया व्यक्ति आपके संपर्क में आना चाहे, जैसा आपने कहा कि आईआईए उनकी मदद करती है, तो आईआईए के वो किन टेलीफोन नंबर्स पर या किस एड्रेस पर जाकर के संपर्क कर सकता है जिससे कि उसको गाइडलाइंस मिल सके? देखिए, आईए में एक तो मेरा नंबर आपको पता है, आप इसको कर सकते हैं। आईए के लगभग हर जिलों में अपने कार्यालय हैं। जी, हमारा केंद्रीय कार्यालय लखनऊ गोमती नगर में है। जी, कानपुर का कार्यालय हमारा पनकी साइड 5 उद्योगखंड में है। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और लखनऊ और बरेली, ऐसे बड़े-बड़े औद्योगिक जिलों में हमारे कार्यालय हैं। हमारा दिल्ली ऑफिस भी है झंडियावाला में, जो राष्ट्रीय हमारा ऑफिस कहलाता है। आईए की वेबसाइट को ज़रूर देखें, iaonline.in। इस वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ जान सकते हैं, जानकारी उद्योग के बारे में, कौन सी सरकार की योजनाएँ हैं, कौन सी सब्सिडी स्कीम चल रही है। अगर आप उसको लिंक पे जाएँगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ पहुँचा देगा। आपको कौन से प्रोजेक्ट प्रोफाइल चाहिए वो वहाँ उपलब्ध है, कहाँ से फाइनेंस प्राप्त होगा आपको ये पता हो जाएगा। इसके अलावा सारे पदाधिकारियों के टेलीफ़ोन नंबर वहाँ लिखे होते हैं। तो आप कभी भी हमको फ़ोन करेंगे, आप कोई भी मदद चाहेगा, मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे आईए के पदाधिकारी आपको पूरी तरीके से मदद करने के लिए तत्पर हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे युवा जो पढ़े लिखे हमारे शिक्षित वर्ग है, वो अपने उद्योग की तरफ आगे आए और उद्योग लगाए, रोजगार दे देश के राजस्व में वृद्धि करे और समाज में अपना एक स्थान जो है उसको वो सही तरीके से चरितार्थ करे। सुनील जी, शख्सियत टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घर पर रहिए, अपने परिवार की चिंता करिए, सुरक्षित रहिए और देश सेवा में जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, इसी तरीके से आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री सुनील वैश्य जी। अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत से कराएंगे। तब तक अपने घरों पर रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम शख्सियत। अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।